नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप सभी अच्छे होंगे। और आज है हमारा जो इंग्लिश पीवाईक्यू प्रैक्टिस है, उसका लेक्चर नंबर 5। और एक बार जितने भी 1 to 4 लेक्चर्स हैं वो देख लेना, ताकि आपको ये चीज़ आगे के जो लेक्चर्स हैं वो समझ में आए। क्योंकि क्या है, वैसे ऐसे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आप इंडिपेंडेंटली इसको देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक बात है कि जैसे मैंने 1 to 3 में एग्जैक्टली मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा है कि पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है, मतलब एक एक चीज बेसिक में बताई है, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। फॉर्मूला यहाँ पे मतलब कि रूल क्या है वो मैं बताऊंगी, लेकिन फिर भी अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ईडियम है और इसकी मीनिंग आपको बतानी है। So the idiom is jump the gun. So, and the options are to start all over again. सब कुछ एकदम स्टार्टिंग से, है ना। इसी से मुझे एक चीज याद आया, बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन, ठीक है। ये मुझे इससे याद आया क्योंकि क्या होता है ना, बैक टू स्क्वायर वन एक ईडियम है। इसका मतलब होता है कि मतलब यूर बैक टू द स्टार्टिंग, सब कुछ एकदम स्टार्टिंग से शुरू करना। क्योंकि आपने कोई काम किया था वो एकदम अब किसी काम मतलब यूजफुल नहीं रहा, तो अब आपको आप वापस से आप क्या हो, यू आर बैक टू स्क्वायर वन, यहाँ पे आ गए। यहाँ से स्टार्ट करा था काम, करा करा करा, लेकिन वो काम जो है उसका कोई मीनिंग नहीं निकला, इसलिए अब आपको फिर से वही चीज दोबारा करनी पड़ी। ठीक है, तो आप क्या कहोगे उसके लिए, बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है, तो नेक्स्ट इज यूजिंग अ गन फॉर स्पोर्ट्स। किसी गन का यूज करना स्पोर्ट्स के लिए, तो ये तो ऐसा कुछ मतलब एकदम लिटरल में जा रहा है मीनिंग। ठीक है, टू स्टॉप अ प्रोसेस, किसी प्रोसेस को रोकना, या टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली। अब यहाँ से ना मुझे टू स्टॉप अ प्रोसेस से मुझे एक चीज याद आई है, निब इन द बड। ठीक है, तो निब इन द बड का मतलब होता है अगर आप किसी चीज को ना स्टार्टिंग में ही किसी चीज को खत्म कर देते हो, ठीक है, ताकि वो फर्दर प्रोसेस प्रोग्रेस ना कर पाए। किसी चीज को जब वो कोई चीज शुरू होने वाली है उसी टाइम आपने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, तो आप उसको कहेंगे टू निव इन द बड। ठीक है, अब नेक्स्ट इज टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली। ठीक है, तो इसका आंसर ये है टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ इसका ये आंसर है, और इसका मतलब है कि कोई चीज ना एकदम बहुत जल्दी कर देना, मतलब अभी सही समय भी नहीं आया था और आपने उससे पहले ही कोई काम कर दिया, बिना सोचे समझे कर दिया, उसको आप कहोगे जंप द गन। ठीक है, नेक्स्ट, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ये भी एक इडियम है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, रीड बिटवीन द लाइन्स क्या मतलब है, टू अंडरलाइन सम वर्ड्स, अंडरलाइन करना किसी चीज को, जैसे मैं कर रही हूँ अंडरलाइन। टू रीड डिफरेंटली, अलग तरीके से पढ़ना। टू रीड अलाउड टू पब्लिक, जोर जोर से पढ़ना। टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड सजेस्ट, जो लिखा हुआ है, जो वर्ड्स वहां पे लिखे हुए हैं उससे ज्यादा कुछ समझना, मतलब कुछ हिडन मीनिंग है वो समझना। तो यही मीनिंग होता है टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, मतलब क्या इंटेंशन है, क्या वो कहना चाह रहा है सेंटेंस, वो समझना। ना कि जो लिटरली लिखा है उसके अलावा भी क्या उसका इंटेंशन है, क्या इम्प्लीकेशंस हैं। ठीक है, वो चीज समझना, क्या इम्प्लाई करना चाह रहा है। ठीक है, आई होप ये दोनों इडियम्स जो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अब पैसिव में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आपको मैंने सारे रूल्स जो हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के आपको लिखवाए हैं। ठीक है, आई होप आपने वो सब नोट किए होंगे, क्योंकि वही सब यूज करके हम क्या कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, ईच कैंडिडेट वॉज मेकिंग टॉल प्रोमिसेस,
तो इसको हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है, ये एक्टिव है। तो ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया? ईच कैंडिडेट, ये सब्जेक्ट। ये हो गया हमारा वॉज मेकिंग, ये वर्ब हो गया। ठीक है, और ये टॉल प्रोमिसेस हो गया। ये क्या हो गया? टॉल प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये वर्ब हो गया। ये कौन सा हमें पहले इसका वर्ब का हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर है। देखो, वॉज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, तो क्या हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब मुझे बताओ, याद करो, रिकॉल करो यहीं पे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का कैसे हम चेंज करते हैं। ये होता है यहाँ पे, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज या वर आता है। ठीक है, वॉज या वर, आईएनजी आया तो हम क्या लगाएंगे? बीइंग लगाएंगे। आईएनजी आया तो हम बीइंग लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने बोला था हर किसी में पैसिव अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी सारे में, मतलब चाहे प्रेजेंट हो, पास हो, फ्यूचर हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट हो। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बनेगा, टॉल प्रोमिसेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा? वॉज आएगा कि वर आएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्रोमिसेस है। प्रोमिसेस क्या? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। दैट मीन्स वर आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे वर है ही नहीं और जगह कहीं पे, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, वर बीइंग मेड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। ये देखो यहाँ से मैच करो, वर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब बीइंग मेड बाय ईच कैंडिडेट, ये जो सब्जेक्ट था यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट बन गया। करेक्ट, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको किस में कन्वर्ट करना है? एक्टिव में कन्वर्ट करना है। आपको दिया क्या है? पैसिव वॉइस दी है। ठीक है, पैसिव वॉइस दी है, एक्टिव में कन्वर्ट करना है। द कार वॉज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। द कार वॉज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये क्या हो गया? बाय द, बाय करके हम लगाते हैं ना ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, पैसिव वॉइस में बाय करके लगाते हो, अभी यहाँ पे लगाया था। ये तो एक्टिव में है। यहाँ पे देखो, जब हम इसको पैसिव में ले जाते हैं तो हम बाय करके हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पैसिव ही है, तो यहाँ से अब देखो बनेगा द मैकेनिक, सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब ये वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है? जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो या फिर डिड प्लस वी वन हो, एक ही होगा। हाँ, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो या फिर ये हो। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है बताना, और यहाँ पे वॉज या फिर वर होता है। ठीक है, यहाँ पे वॉज आए लेकिन वॉज या वर, ये कौन सा टेंस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म ढूंढो। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, ना ही डिड प्लस वी वन है, ना ये वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, ये भी नहीं है, ये है द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया? यहाँ पे क्या है? कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज हुई है? वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ये है यहाँ पे इसका पैसिव। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज एक्टिव में, इसको भी चेंज करना है। द लेटर वॉज बींग टाइप्ड बाय द सेक्रेटरी व्हेन द फोन रैंग। तो ये तो हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे हमने इसको वापस से सब्जेक्ट बना दिया एक्टिव में। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? ये यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, द लेटर। ठीक है, अब देखो, वॉज बींग टाइप्ड, वॉज बींग टाइप्ड मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये कहाँ से आया है? कौन सा स्ट्रक्चर था ये है वॉज
वॉज या वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। वॉज वर्ब प्लस आईएनजी कौन सा होता है ये? पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर है ये, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी चेंजेस टू वॉज या वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ से देखो वॉज वर्ब प्लस आईएनजी यहाँ पे है, ये तो विल आ गया, नहीं होगा। टाइप तो नहीं होगा। वॉज टाइपिंग, यस यही ढूंढ रहे थे हम। और इज नहीं होगा क्योंकि इज प्रेजेंट में आता है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सेक्रेटरी वॉज टाइपिंग द लेटर व्हेन द फोन रिंग। ये चीज सेम एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ईडियम है अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन मतलब एक, मतलब बहुत छोटी करेंसी में आपको बहुत छोटी चीज है, उसमें आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है, डजन मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब कि अ, उसकी वैल्यू क्या है, बहुत कम है, तभी तो आपको, आप सपोज करो एक डाइम को एज समझो कि 1 रुपए, 1 रुपए में आपको 1 दर्जन चीज मिल जा रही है, किसी चीज की 1 दर्जन मिल जा रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसकी वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, वेराइटी ऑफ एमिनिटीज समथिंग कॉमन, देखो कॉमन चीज है, राइट, एंड नॉट स्पेशल। कोई चीज जो कॉमन है स्पेशल नहीं है, इसलिए हमें एक डाइम में डजन दर्जन भर मिल जा रहे हैं, राइट। वेरी वेल्दी या अ फेयर ट्रेड ये नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे पैसिव वॉइस, हमें कन्वर्ट करना है। ही मस्ट डिलीवर पिज्जा। ही सब्जेक्ट, मस्ट डिलीवर, यहाँ पे ये वर्ब हो गया, और पिज्जा ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, अब ये सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे पिज्जा। अब ये देखो मस्ट डिलीवर, मस्ट डिलीवर किस, मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंजेस टू मस्ट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मस्ट बी, सॉरी थर्ड फॉर्म, मैंने आपको बोला था थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा, मस्ट बी डिलीवर्ड। तो यहाँ पे देखो मस्ट बी डिलीवर्ड आ रहा है, राइट, बाय हिम। ही का ऑब्जेक्ट बन गया ना, तो वो हिम होता है, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम होता है। ये सब्जेक्टिव केस है, मतलब जब एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, जब वो एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा तो वो हिम होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, यहीं पे मैं बता देती हूँ आपको शी का क्या होता है। शी को जब हम एज एन ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो क्या हो जाता है, हर हो जाता है। ठीक है, जैसे ही का क्या हो गया, हिम हो गया, वैसे ही इसका हर हो जाता है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे शी होता तो क्या होता, पिज्जा मस्ट बी डिलीवर्ड बाय हर। ठीक है, नेक्स्ट अंडरलाइंड सेगमेंट, इन द गिवन सेंटेंस शी बिलीव शी हैड बीन, ओ अंडरलाइन नहीं किया। She believed she had been blamed for the mistakes of others for what happened. अच्छा, तो यहाँ से इसका क्या होगा ना, अंडरलाइन सेगमेंट ये वाला है, blamed for the mistakes of others। ठीक है, blamed for the mistakes of others, ये अंडरलाइन करना भूल गई, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये चीज अंडरलाइन कर लेना। तो आपको इसको क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, तो शी बिलीव्ड शी हैड बीन ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, मतलब दूसरे की मिस्टेक का मुझे ब्लेम किया गया, वो कह रही है कि उसको ब्लेम किया गया। ठीक है, फॉर व्हाट हैपेंड, तो यहाँ पे मेड अ सेप्टिक, मेड अ स्केपगोट, मेड अ स्पिंस्टर, या मेड अ सैवेज। तो इसका आंसर होगा मेड अ स्केपगोट। मेड अ स्केपगोट का क्या मतलब होता है कि वो कहना चाह रही है कि उसको बलि का बकरा बनाया गया, पे सारा ब्लेम जो है उस पे डाल दिया गया। ठीक है, दिस इज व्हाट शी वांट्स टू से। तो इसका आंसर होगा मेड अ स्केपगोट। ठीक है, तो मैंने ये चीज डिसाइड करी है कि मैं अभी जो भी पीवाईक्यू प्रैक्टिस की क्लास होगी ना, इसमें कुछ आपके लिए
वो लेकर आऊंगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या सिनोनिम्स, इनकी कुछ वर्ड्स लेकर आऊंगी जो कि क्वेश्चन जो है जिन पे बनते हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो अभी मैं आज के लिए 5 वर्ड लाई हूँ जिनके आपको मीनिंग जो है याद कर लेने हैं आज के आज, ठीक है। तो पहला है जेनोफोबिया। जेनोफोबिया, इससे पहले मैंने आपको एक का मीनिंग, 2 वर्ड बताए थे, क्लेप्टोमेनिया और क्लॉस्ट्रोफोबिया। इस अगर आपने पीछे की क्लास देखी है तो आपको पता होगा। और इनकेस अगर आपको इसका मीनिंग आपको खुद से आता है तो आप इसको कमेंट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, एक रिवीजन हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखो, जेनोफोबिया पहला वर्ड है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? जेनोफोबिया मतलब होता है, फोबिया जहां पे भी लगेगा ना, आप समझ जाना किसी चीज से डर होगा, फियर होगा किसी चीज से, ठीक है, फियर होता है वो। जैसे मैंने आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया बताया था, उसमें भी फियर था, ठीक है। अब वो आप बताएंगे कि किस चीज से फियर था। तो जेनोफोबिया क्या होता है कि विदेशी लोगों से जो डर होता है, विदेशी लोगों से जो मतलब लोगों को देख के, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको विदेशी लोगों को देख के डर लगता है, उन उनको क्या होता है? जेनोफोबिया होता है, ठीक है। तो इसको वो क्या बोलेंगे? अ फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, उसको क्या बोलते हैं? जेनोफोबिया बोलते हैं। सी यू है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज फिलोलॉजी। फिलोलॉजी मैंने करवाया है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पीवाई क्यू प्रैक्टिस में करवाया था या जो नॉर्मल मैंने क्लासेस ली थी उसमें करवाया था, बट ये करवा रखा है मैंने फिलोलॉजी। तो हाँ, आई थिंक पीवाई क्यू प्रैक्टिस में ही करवाया होगा। तो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। अभी सिंपली आप लिखो स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का स्टडी, या फिर आप कह सकते हैं हिंदी में भाषा शास्त्र, ठीक है। तो यहाँ पे भाषा भाषा का जो अध्ययन कर रहे हैं, जो उससे रिलेटेड मतलब उसकी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि साइंटिफिक स्टडी हो रही है लैंग्वेज की और उसके जो डेवलपमेंट्स हैं उनकी, ठीक है। नेक्स्ट इज, एक फिलोलॉजी था और एक न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस न्यूमिस्मेटिस्ट न्यूमिस्मेटिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो किस चीज को कलेक्ट करता है? कॉइन्स को जो कलेक्ट करता है। अ पर्सन हु कलेक्ट्स, या फिर स्टडी करता है और स्टडीज कॉइन्स, उसको कहते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको हिंदी में कहेंगे मुद्रा मुद्रा शास्त्री, मुद्रा शास्त्री, ठीक है। फोर्थ इज, एक और इसी से, हाँ, एक और पर्सन जो कलेक्ट करता है स्टैम्प्स को, उसको क्या कहते हैं? अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फिलैटलिस्ट। क्या कहते हैं? फिलैटलिस्ट, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं हिंदी में डाक के टिकट का संग्राहक, का संग्राहक, ठीक है। फिफ्थ इज, एक और था, दैट वाज पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट पॉलीग्लॉट पॉली मतलब होता है कि जो मेनी मेनी से रिलेट कर सकते हो, पॉलीग्लॉट बहुत सारे, ठीक है। तो जो क्या करता हो, अ, इसको हिंदी में बोलते हैं बहुभाषी। जो क्या करता हो, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है जिसको पता है बहुत सारी लैंग्वेजेस, उसको बहुभाषी कहते हैं, ठीक है। अ पर्सन
who knows more than one language, उसको क्या कहते हैं? A person who knows more than one language is called polyglot. ठीक है, देखो xenophobia हो गया, जो विदेशियों से डर होता है जिसको, उसको xenophobia होता है। philology हो गया, भाषा शास्त्र, तो स्टडी ऑफ लैंग्वेज कहते हैं इसको। न्यूमिस्मेटिस्ट हो गया, पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन्स। और फिलैटलिस्ट होता है पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टेम्स, जो स्टेम्स की स्टडी करता है उसको फिलैटलिस्ट कहते हैं। और जो कॉइन्स की स्टडी करता है, कॉइन्स को कलेक्ट करता है, उसको न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं। और पॉलीग्लॉट हो गया जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है, जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस का ज्ञान हो। ठीक है, इतना ही करेंगे आज। ठीक है, तो आप इसका रिविजन करना। थैंक यू सो मच, और अगर कोई डाउट होता है तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, और कोई भी अगर फीडबैक देना है तो वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।